डेफिनेटली किसी आईएएस ऑफिसर की लाइफ में वही होता है, बिकॉज दैट इज द कटिंग एज। वहाँ आप सीखते हो कि जनता के प्रॉब्लम्स क्या है, जो पॉलिसी लेवल बन के आता है उसको इम्प्लीमेंटेशन। Okay. First of all, thank you so much, ma'am, for giving us your valuable time. Oh, it's my pleasure. Thank you for letting me be a part of this session. Thank you, and namaskar to all of our viewers that have joined us live. And namaskar, Meenakshi ji. नमस्ते मैम। तो सबसे पहले मैम, वैसे तो हमने आपका छोटा इंट्रोडक्शन हम आप ही के श्रीमुख से सुनना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो अपने आप को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता है वो कोई और नहीं डिफाइन कर सकता। तो सबसे पहले आईएएस वर्णाली मैम है आप। ये तो बहुत ही छोटा और बहुत ही संक्षिप्त सा कहते हैं ना विवरण हो गया आपके बारे में, पर हम आपके जानना चाहेंगे। श्योर। मैं वर्णाली डेका हूँ। अभी मैं कोकराझार जिले में हूँ। आई एम कलेक्टर कोकराझार। और अभी दिस इज लाइक माय 14th year of service in the Indian administrative service. उससे पहले मैं इंडियन पुलिस सर्विस में थी, और उससे पहले भी आई वाज इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, ANZ, रिलायंस बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ग्लोबल कंसल्टिंग प्रैक्टिस में थी। सो I find it very hard to define myself into one kind of a silo, because as I'm growing up, I keep developing a number of other interests. I am a trained classical singer. I am also into fitness. I am I run half marathons. Then my husband is in the IPS, and I have a daughter. She's 11 years old. So I think, as we go on, we'll talk more on me. डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम, हम आपकी जर्नी के बारे में देखें, फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लीडर एंड अ क्लासिकल सिंगर टू अ सिविल सर्वेंट, व्हाट पुश यू, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इन होना और उसमें भी एक लीडरशिप पोजीशन पे जाना या कोई पोजीशन पे जाना भी एक ड्रीम है यंगस्टर्स का। तो आपको क्या ऐसा पुश मिला या क्या ऐसा मोटिव था कि वो जॉब छोड़ करके आपने सिविल सर्विसेज की जॉब को लिया? ओके। तो मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। आई वाज इन माय 5th सेमेस्टर। तो मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मिल गया। बहुत अच्छा प्लेसमेंट था। एंड फ्रेश किड इन कॉलेज, यू गेट अ बिग फैट पे चेक। आपका एक बैंगलोर में स्वैंकी सा ऑफिस, योर ओन अपार्टमेंट। तो एक वन गोज विद द फ्लो, चलो ये बढ़िया सा ऑफिस मिल, मतलब बढ़िया जॉब है। जॉब प्रोफाइल वाज गुड, माय होल टीम वाज गुड। सो देन आई जॉइंड। ऑब्वियसली आई वाज लाइक चलो लेट्स गो विद द फ्लो। फिर वहां पे कुछ महीने काम किए, तो मैंने रियलाइज किया कि दिस इज अ नाइस, खुशी, कंफर्टेबल जॉब। आई मेक लॉट ऑफ मनी, बट आई हैव नेवर बीन वन टू बी लल्ड इनटू दैट सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, सो मुझे लगा कि नहीं, आई कैन नॉट गो ऑन डूइंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने सोचा व्हाट नेक्स्ट। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। पर मेरा कभी ये नहीं मन में था कि इंडिया को छोड़ के जाना है। मेरे बैचमेट्स जो थे 110 हम लोग थे, इंजीनियरिंग के 2 सेक्शंस मिला के, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो सारे ही ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट इंडिया बाय देन, बट मुझे नहीं वो चीज़ था। तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो फिर मैंने आई गेव एन एंट्रेंस एग्जाम, एंड दैट वे लाइफ हैज बीन गुड कि मैंने कभी सोचा है कि ये एग्जाम देना है या ये गोल अचीव करना है, तो जनरली आई हैव बीन एबल टू अचीव। उसके बाद मैंने MBA क्लियर किया। जो बेस्ट IIT, मेरा इंटरेस्ट था सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस पे। तो जो SGM SOM है, दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट इन द कंट्री। फिर वहाँ फिर से मेरे को प्लेसमेंट लग गया। अगेन आई जॉइन, इट वाज द सेम साइकिल। 2-3 साल वहाँ काम किया। तो मैंने सोचा कि दिस इज अगेन गुड, बट आई वांट टू लाइक रियली सर्व द पीपल। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ये हमेशा से मेरे मन में था कि कभी ये IAS एग्जाम देना है, बट लाइफ वाज सो गुड कि कभी वो मौका ही नहीं मिला। वो गुड थिंग्स केप्ट हैपनिंग। आई वेंट ऑन विद द फ्लो। तो तब मैंने डिसाइड किया कि इट इज नाउ और नेवर, कि आई शुड टेक अ चॉइस। आई शुड एटलीस्ट टेक अ ईयर आउट ऑफ माई लाइफ एंड सिट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, because that was where my heart
was I wanted to serve India, I wanted to serve my people, I wanted to serve my state. तो मेरा मोटिवेशन वही था, और आज भी इतने साल के सर्विस के बाद 2007 में मैंने आईपीएस ज्वाइन किया था, 16 साल हो गए हैं उस दिन से। तो इतने साल सर्विस के बाद भी आज भी मेरा मोटिव वही है, आई वांट टू सर्व माय पीपल, आई वांट टू सर्व माय स्टेट, आई वांट टू सर्व माय कंट्री. So this was my motivation. Okay, that's really impressive and we are very blessed कि आप जैसी आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि देशभक्ति और देश सेवा के उससे ही काम कर रही हैं, क्योंकि अक्सर यूनिफॉर्म या पावर सबको अट्रैक्ट करता है मैम, जैसे कि ये पावरफुल पोजीशन है, पावर सबको अट्रैक्ट करती है। तो हाउ मतलब कौन कौन सी पावर्स होती हैं अगर हम बात करें आईएएस ऑफिसर्स के पास में, एंड हाउ दे मेक अ मतलब होता है ना अ पॉजिटिव चेंज इन दी सोसाइटी, क्योंकि आप प्योरली देशभक्ति के मोटिव से इस क्षेत्र में आई हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। I would say the most critical role in every IAS officer's life is the field postings. जैसे आप SDO हो, आप ADC हो, because that is the period. मैं actually mostly English में बात करती हूँ, तो मैं I'll speak in English, maybe थोड़ा थोड़ा हिंदी उसमें डाल के। तो सबसे क्रिटिकल किसी आईएएस ऑफिसर के लाइफ में वही होता है, बिकॉज दैट इज द कटिंग एज। वहां आप सीखते हो कि जनता के प्रॉब्लम्स क्या है, जो पॉलिसी लेवल बन के आता है उसको इम्प्लीमेंटेशन वहां पे कैसे होता है, काम वहां पे किस तरीके से होता है। तो आई वुड से सबसे क्रिटिकल पीरियड वो है। मैं पावर के बारे में नहीं कहूंगी, बट द यू नो द इसको क्या बोलते हैं, द in a sense the amount of freedom, the amount of leeway you have के काम करने के लिए, वो उस पीरियड में आता है, और मेरे लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल वही पीरियड रहा है। बट हैविंग सेड दैट, एक आईएएस ऑफिसर के लिए किसी भी रोल में आप हो, किसी भी विभाग में आप हो, आपको हमेशा वो कैनवस मिलता है कि आप जो सरकार के पॉलिसीज है उसके फ्रेमिंग में आपके इनपुट्स दे सकते हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन में आप मदद कर सकते हो, आप उसको ड्राइव कर सकते हो, और इतना लीवे, इतना एक आपको ब्रॉडर कैनवस मिलता है कहीं भी आप पोस्टेड हो एज एन आईएएस ऑफिसर। For example, I have been ED of Sarv Shiksha Abhiyan. I have been mission director of the Rural Livelihood Mission. I was director of the Staff Training College. I was mission director of the Skill Mission. तो हर एक पोस्टिंग में मैंने देखा है कि एक तो आपका जो रेगुलर जो फीचर्स है वो आप अच्छे से करो, मेटिकुलसली अगर आप स्कीम को इम्प्लीमेंट करो, तो जो रिजल्ट्स है उसमें भी कई डिफरेंसेस आएंगे। कि एक स्कीम आपका अगर है, जैसे मैं स्किल डेवलपमेंट में थी, तो वहां पे था प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसमें भी इफ यू मेटिकुलसली एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन, देन द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड। तो मिसयूज करेगा तो वो पावर है, बट व्हेन यू यूज इट आल्सो दैट इज पावर, बट दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, दैट इज द पावर टू टच द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और मुझे लगता है कि नो अदर सर्विस, not only in India, in the whole world, there is no other service other than the civil services. And of course, IS in the sense that the canvas is much broader in the Indian administrative service. So, yeah, so I hope that answers your question. Yes, ma'am, definitely. तो मैम इसमें जो प्रिपरेशन होती है, क्योंकि एक तो आपने ऑलरेडी इतनी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग इज अ टफेस्ट जॉब, इतने सेमेस्टर्स देना, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, उसके बाद एमबीए, उसके बाद कॉर्पोरेट का प्रेशर, क्योंकि उस प्रेशर को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एज यू सेड कि वो एक मोटिवेशन था कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है या कुछ करना है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। तो अक्सर भी देखा जाता है कि जो यंगस्टर्स की हम बात करें, वो भी इस तरीके से फ्लक्चुएटेड माइंड हो जाते हैं या फिर फिक्कल माइंडेड हो जाते हैं कि यार वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, हम कुछ और भी कर सकते हैं। बट द रियल पोटेंशियल, या हम कहते हैं ना कि हो सकता है वाली बात होती है, कि हो सकता है कि मैं सक्सीड हो जाऊं और हो सकता है मैं सक्सीड नहीं हो जाऊं। तो व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलेटिव रिस्क youngsters or a youth to take before quitting any kind of job and following their passion? मेरी अभी तक की, क्योंकि कई सारे लोग मेरे पास कभी आए हैं एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए, और मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस रही है, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल, जो लोग आईएएस एस्पिरेंट्स है, जिनको लगता है कि वो सिविल सर्विस के लिए ट्राई करें,
तो पहला चीज है आप सिविल सर्विस का जो सिनेरियो है वो देख ले, कौन से इकोलॉजी में एक सिविल सर्वेंट काम करता है. डू नॉट गेट ओनली अट्रैक्टेड बाय द ट्रैपिंग्स ऑफ पावर जो देखता है. आप एक अच्छे से एनालिसिस करो कि आपका वर्क प्रोफाइल कैसा होगा और कैसे एक माहौल में आप काम करेंगे, और उसके बाद यू टेक अ डिसाइडेड कॉल. एक मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कभी देखेंगे करेंगे, वैसा नहीं है. एक सॉलिड डिसीजन सोच समझ के आप लीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको सिविल सर्विस आपकी इट इज योर कप ऑफ टी, तो मैं हर एक भारत का जो हर एक युवा है, अगर उसको लगता है कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 1 साल या 2 साल का पीरियड आप अपने लाइफ में से निकाल लो. बिकॉज बाकी चीजें होते रहेंगे, लाइफ विल हैपन, but this is a limited opportunity. If you make the decision that this civil service is for you, take a period out of your life, 1 year 2 years, एक dedicated आप बना लो. और it cannot be a 5 year scheme, 10 year scheme. 1 साल या 2 साल का एक बना लो, and very very seriously you do an analysis of the syllabus pattern. You do an analysis कि कौन सा आपका optional subject होना चाहिए, कि ऐसे ऐसे इस तरीके के questions आते हैं. तो analysis करके आप, जब मैंने किया था मैं तब जॉब में भी थी, मतलब आई हैड नॉट क्विट माय जॉब टिल आई गॉट इनटू द आईपीएस. आई वाज स्टिल वर्किंग फॉर द ग्लोबल कंसल्टिंग प्रैक्टिस ऑफ टीसीएस. तो आप एक, आपके पास जितना भी टाइम है, इट इज ऑलवेज, अगर कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, इट इज अ मिथ. वी हैव, आपको अगर कुछ लाइफ में करना है तो यू हैव टाइम फॉर दैट. अभी जैसे करेंटली मेरा जो वर्क प्रोफाइल है और मेरे जो कमिटमेंट्स है, मैं रात को हो सकता है 3-4 घंटे ही सो रही हूँ, बट आई एम मेकिंग टाइम. I am making time. Maybe I am prioritizing certain things. तो अगर आपको लगता है कि ये सर्विस आपके लिए है, तो एक आप डिसीजन ले लो कि नहीं अभी बैठना है, द टाइम इज नाउ. एंड उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर लो, और उससे भी पहले आप बढ़िया से एक रेकी कर लो. आप एक सर्च कर लो कि सिलेबस कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं. और इसमें मत जाइए कि हम खुद ही सारा कुछ कर लेंगे. जो अवेलेबल एडवाइस है, जो गाइडेंस है, या जो प्रीवियसली जिन लोगों ने, हो सकता है आपके एरिया में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनने अभी रिसेंटली क्लियर किया है, उनसे एडवाइस लो. 100 लोगों से आप बात करो. बात करके जो आपको सही लगता है, आपको एक आइडिया लग जाएगा, वो आप लो और उसको अच्छे से उसको फॉलो करो. एक टाइमलाइन आप बना लो. मैनेज योर टाइम राइट टू द लास्ट मिनट. जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरे पास हो सकता है 2-3 घंटे ही रहते थे, बट आई वुड मैनेज इट टिल द लास्ट मिनट. सो दिस वुड बी माय एडवाइस टू एवरीबॉडी एस्पिरेंट्स. मतलब एक्सक्यूज से तो कोई बहाना चलेगा नहीं. इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग. एंड वो नो इफ एंड बट नहीं चलता है उसमें, इस तरीके का. मुझे नहीं लगता है. जी. तो मैम, एक वर्ड होता है जो कि एसोसिएटेड है हर फील्ड से, बाकी आपकी फील्ड से. जैसे मैं जानती हूँ, आपने भी पहले भी मुझे बताया था कि 2-3 घंटे ही मिल रहे हैं मीनाक्षी सोने के लिए भी. तो ये जो डिसिप्लिन वर्ड है, हाउ यू डिफाइन, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट देखा है अपनी लाइफ में, और देखा नहीं, आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है लाइफ में, आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखा है अपनी लाइफ में. तो ये जो डिसिप्लिन वर्ड है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दैट व्हाट इज डिसिप्लिन, एंड एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए, या ना होता है डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, मेरे लिए मीनाक्षी, डिसिप्लिन इज नॉट जो एक प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट मेरे लिए नहीं है. मुझे लगता है कि आपका जो गोल है, पहला लेवल ऑफ डिसिप्लिन आता है आपके गोल्स के साथ, कि यू फिक्स अप योर गोल्स. यू बी वेरी डिसिप्लिन इन फिक्सिंग योर गोल, कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे इसको हासिल करना है. वो गोल जब आप फिक्स करते हो, उसके लिए जो पाथ आप बनाते हो, तो वही, दैट इज डिसिप्लिन. आई वुड नॉट से, बिकॉज हम बचपन से सुनते आए हैं कि 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, इतने घंटे ये करो. वो इट मे नॉट वर्क द सेम फॉर एवरीबडी. आपके लिए जो डिसिप्लिन है, मेरे लिए कुछ और होगा. हो सकता है कि कोई 10 बजे उठ रहा है, लेट सो रहा है. हो सकता है कि कोई एक मील स्किप कर रहा है. बट मेरे हिसाब से डिसिप्लिन वो है जो आपने एक लक्ष्य आपके लाइफ में बनाया है. ब्रॉडली एज अ स्टूडेंट आपके कोई गोल्स होंगे, लक्ष्य होंगे. बाद में जब आप सर्विस कर रहे हो, जब आप जॉब में हो, या जो अपना बिजनेस आपने स्टार्ट किया हो, आपकी फैमिली भी होगी, तो वो सारे गोल्स को बैलेंस करने का आपका लक्ष्य होगा. उसको अचीव करने के लिए जो आपकी
what you call it, strategy है, I feel fixing that strategy in a way which is optimal is discipline, and this is what we should all go for and aim for. ओके बिल्कुल सही डिसिप्लिन, क्योंकि हर किसी की डेफिनेशन अपने टाइम और अपने वर्क के हिसाब से प्रायोरिटाइज होती है, उसको प्रायोरिटाइज करके ही काम करना चाहिए। तो मैम एज यू सेइंग दैट यू आर आईपीएस ऑफिसर टू, तो एक सिविल सर्वेंट आप वैसे भी थी और देश के लिए हम सब के लिए वैसे ही तत्पर थी और उस तरीके से काम कर रही थी, देन व्हाई यू जम्प्ड फॉर द आईएएस ओनली? क्योंकि होता है ना कि आप उस पोजीशन में भी थी कि आप एक सोसाइटी में सिस्टम में चेंज ला सकती थी, पॉजिटिव चेंज की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज ला रही थी, सब कुछ था, एक पॉजिटिव पावर थी, उसके बाद में व्हाई दिस आईएएस टाइटल या आईएएस के लिए आपने मेहनत करी? मैंने जब 2006 में एग्जाम लिखा था, मेरा रैंक आया था 82, तो 82 रैंक में मेरे को आईपीएस अलॉट हुआ था, होम कार्ड मिल गया था, बिकॉज असम से बहुत कम ही लोग सिविल सर्विस में आते हैं। और आईपीएस ट्रेनिंग आई मस्ट से वाज वेरी टफ फॉर मी, बट कभी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं लड़की हूँ, मैं लेडी हूँ, तो इज दिस द राइट जॉब। आई नेवर हैड दिस क्वेश्चन इन माय माइंड कि आईपीएस इज नॉट द राइट जॉब फॉर मी। और मुझे याद है कि उस टाइम पे बहुत सारे जैसे मेरे साथ के प्रिपेयर करने वाले थे, उनको भी आईपीएस आ गया था, लड़कियां थी, तो दे यूज्ड टू कॉल मी एंड से ना कि अब क्या होगा, हाउ विल वी मैनेज एवरीथिंग। तो मैंने कहा था ऐसा नहीं है, यू लुक एट यू नो ऑल द लेडीज बिफोर यू, दे हैव डन सो वेल। आईपीएस इज अ सर्विस जो एक महिला बहुत अच्छे से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। मेरे केस में ये नहीं था कि मुझे आईपीएस नहीं बनना है, मेरे केस में ये था कि मेरा पहला लक्ष्य आईएएस ही था, because I'm very development oriented. My mindset is not so much about, you know, policing requires a different kind of mindset. ऐसा नहीं है कि policing में भी एक developmental part है, but IAS का जो job है that is completely development oriented. तो मेरा वो ये था कि मेरा पहला लक्ष्य IAS है। I had attempts in my hand, I had age in my hand. तो उसी वजह से मतलब if you follow my you know life cycle, one thing you'll see is that I've never, मुझे जो मिलता है मैं कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाती हूँ कि ठीक है, हाँ ये मिल गया है, ये अच्छा है, तो आई शुड नॉट गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो दिस वाज द रीजन कि आई, since that was my first goal, my first priority was always IAS. That is I am a kind of person like that. मेरे को जो you know जो एकदम गाँव में जो एकदम कटिंग एज पे जो लोग हैं उनके साथ काम करना रहता है, उनके जीवन को कैसे सुधारूं ये रहता है। So that is why I said कि no, this is how I am and this is what I should again try for. तो मैंने फिर दोबारा से एग्जाम लिखा था 2008 में, फिर मेरी रैंक 16 आई थी। So that was when I was allotted the IAS, और फिर मुझे अपना होम कार्ड मिल गया था उस टाइम पे। ओके तो मैम जिस तरीके से देखा जाता है, आपने भी इसको एडमिट किया है कि गर्ल्स के लिए थोड़ी ट्रेनिंग टफ होती है, चाहे हम आईपीएस की बात करें, चाहे हम आईएएस की बात करें, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू हैव गॉन थ्रू, और जो अपकमिंग वुमेन्स आ रही हैं, क्योंकि आप बहुत जनों की रोल मॉडल हैं, तो जो अपकमिंग वुमेन्स आ रही हैं इस एरिया में आना चाहती हैं, तो क्या मिथ्स है उनको आप तोड़ना चाहेंगी रिगार्डिंग दी वुमेन, ताकि एक पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फैक्शन मिले और वुमेन्स को भी सेटिस्फैक्शन मिले? जी देखिए, वैसे आईपीएस की ट्रेनिंग नॉट ओनली फॉर लेडीज, वो बॉयज के लिए भी टफ होगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा फिजिकली ओरिएंटेड नहीं रहा होगा बचपन में या यूथ में, अधिकतर लोग इसी कैटेगरी को हम बिलोंग करते हैं, तो एक डिफिकल्टी तो रहती है। बट जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके दो पहलू है। एक तो है कि आपका अपना, कि एज अ गर्ल, एज द फैमिली ऑफ अ गर्ल, there should really be no career avenues which is not open to a girl. संविधान हमको ये हक देता है, the Indian Constitution gives us the right, and every regime, हर एक जो regime आई है हमेशा women empowerment पे फोकस किया है। अभी भी महिला सबलीकरण जो है, या यू नो ग्रास रूट लेवल से लेके एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ जो सर्विस है, हर एक चीज में सरकार की प्रायोरिटी रही है कि महिलाओं को कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो अपना एक लीडरशिप रोल में इसमें कैसे लाया जाए। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मुझे लगता है जब कोई महिला एक फील्ड में आती है तो वो अपना एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आती है। सो एनी एरिया वेयर अ वुमन हैज कम,
she would bring in a very different perspective, क्योंकि महिलाओं का जो मतलब there is a difference between how a girl is brought up, how a boy is brought up, या you know जैसे once you are in you know once you're an adult, once you're married, you will have to balance a number of priorities. तो उस सेंस में भी any job, any field that a woman participates in, I feel that she always has a lot to contribute, and as a result of which the field also benefits. And that's why we can say that women are equal in the society. We can see, जब हम आप लोगों को देखते हैं मैम, जो रियल हीरोइंस है सोसाइटी की, तो ट्रस्ट में बहुत पावर मिलती है कि यस वी आर एवरीवेयर. तो वैसे बहुत ज्यादा पावर मिलती है आप लोगों को देख के. तो मैम ये जो आईएएस की जो आपने इतना एग्जाम फाइट किया, अक्सर देखा जाता है कि आईएएस के एग्जाम्स के लिए एक और बात कही जाती है कि आपने जैसे 2-3 घंटे निकाल करके अपने आप के काम को प्रायोरिटाइज करके, खुद को प्रायोरिटाइज करके, एंड ऑब्वियसली द फैमिली प्रायोरिटाइज करके 2-3 घंटे निकाल कर भी ये एग्जाम क्रैक किया. पर ये देखा जाता है या बताया जाता है कि इसके लिए तो 24 आवर्स लगाने जरूरी है, दुनियादारी को छोड़ना जरूरी है, तब जाकर के आप ये आईएएस का या कोई भी सिविल सर्वेंट का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे. तो क्या ये चीजें भी होती हैं कि आपको 24 आवर्स डेडिकेट करना है, या अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे आपने भी बोला, सिस्टमैटिक और बैलेंस तरीके से काम करें तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? देखिए, जो बोलता भी है कि मैं 24 घंटे इस पे दे रहा हूँ, वो इट इज जस्ट ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि 24 घंटे कोई एक चीज पे लगा होगा. उसमें उसके भी ब्रेक्स रहेंगे कि कभी चला गया टहलने चले गए होंगे, कभी चाय वाय पीने चले गए होंगे. तो मेरे हिसाब से इफ यू डू इट स्ट्रेटेजिकली तो मे बी 9-10 आवर्स आपको चाहिए इनिशियल वो प्रेपरेशन के लिए, और उसके ऊपर जितना आप दे सकते हो. बट कितने घंटे आप बैठे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कितना आप उस टाइम से आप निकाल रहे हो, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात है. कभी कभी वो कंसंट्रेशन इंसान को आता है, कभी नहीं आता है, और इतने घंटे सस्टेन्ड वे पढ़ाई करना एक यू नो ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लाइक दैट कि सस्टेन्ड एकदम उसमें चला जाए. तो इट डिपेंड्स कि आप उसमें से रिजल्ट कितना निकाल रहे हो, आप कितना कंसंट्रेशन, आप कितना मोटिवेशन से कर रहे हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है टारगेटेड, कि टारगेटेड होना चाहिए ना आप. जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 6-7 घंटा वो निकाल देते हैं न्यूज़पेपर्स पे. तो वो ठीक है, you can read newspapers, you can it will help you, but if your time is limited, अगर आप फिक्स एक टाइम शेड्यूल में काम कर रहे हो, तो वो सेम चीज जो आपको 6-7 घंटे पर डे न्यूज़पेपर से मिलता है, वो सेम चीज आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है. उस वक्त हमारे टाइम पे मैगजीन्स थे, वी यूज्ड टू टेक दैट, वो एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में मिल जाता है. लास्ट मिनट आप उसको निकालो, आपको पढ़ लो. तो जो टाइम आप 6-7 घंटा पर डे इन अ वे वो लगा रहे हो, somebody जो एग्जाम से पहले वो ना करके अगर वो मैगजीन उठा ले या ऑनलाइन वो एनकैप्सुलेटेड डेटा ले ले, उसको वही मार्क्स आएंगे आपको जितने आ रहे हैं. सो इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ टारगेटेड स्टडिंग, कि टारगेटेड आप अपना फाइंड द बेस्ट मटेरियल, कहाँ कहाँ क्या मटेरियल बेस्ट है, और वर्क स्मार्ट एंड वर्क हार्ड दोनों ही चाहिए खैर आईएएस के लिए. और बाद में जब आप बन जाओगे तब आप रियलाइज करोगे कि ये सब जो घिसाई हमारी हुई थी जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बाद में भी वो आपको काम आता है बहुत ज्यादा. ओके, तो ये लाइफ लॉन्ग स्टडी है जो कि काम भी आती है. तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो दोनों जगह बेनिफिट होगा. तो मैम जैसे आपने बताया कि आप रूरल एरिया में भी काम करती हैं, रूरल, तो क्या माहौल है और क्या डिफरेंस है आज भी, क्योंकि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बहुत इस पे फोकस करके काम कर रहे हैं, रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं. तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है रूरल एरिया की प्रॉब्लम्स में और अर्बन एरिया की प्रॉब्लम्स में, और आपके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस ला पाए हैं हम, और क्या चेंजेस अभी भी बहुत कुछ बाकी है? देखिए, चेंज का अगर हम बोले तो परिवर्तन तो आया है. आज सरकार जो है वो सैचुरेशन मोड में काम कर रहा है. सैचुरेशन मोड मीन्स 100% कवरेज ऑफ ऑल बेनिफिशियरीज.
अगर जल जीवन मिशन में पानी दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई दूर दराज का गांव है। जैसे मेरा जो जिला है, मैं भूटान के बॉर्डर पे हूँ, तो कई सारे हमारे गांव बिल्कुल जो है वो भूटान से ज्यादा पास है रादर देन टू कोकराझार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। बट सरकार जो है एक सैचुरेशन मोड में काम कर रही है, तो जो लास्ट माइल है वहां तक जितने भी सरकारी सुविधा है, सारा सुविधा हम लोग उनको पहुंचा रहे हैं। और मुझे तो आज की स्थिति में लगता है कि कई सारे चीजों में रूरल का पोजीशन बेटर होता जा रहा है। अर्बन एरियाज के इसमें डेफिनेटली फैसिलिटीज आर बेटर, बट एक डेंसिटी बहुत हाई है, तो जो एक प्रॉब्लम आता है वो कई ज्यादा उसका एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो डिफरेंसेस मैं बोलूंगी कि हाँ, डिफरेंस अभी भी है, इंडिया में तो है। जैसे कोकराझार है, कोकराझार में 80 to 90% रूरल है, और मैंने जितने भी जिलों में एज कलेक्टर काम किया है, मोस्टली ये रूरल जिले रहे हैं। लाइक इससे पहले मैं ग्वालपारा में थी, दैट इज ऑल्सो 90% रूरल। बट अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो प्रोविजन, जो अमेनिटीज है, वो रूरल एरियाज में भी पहुंच गई है। स्कूलें अब है, सरकारी जो सुविधाएं है रूरल एरिया में भी आपको वही मिल जाएंगे। हो सकता है कोई स्पेशलाइजेशन होगा जो नहीं होगा, मेडिकल स्पेशलाइजेशन, बट थिंग्स आर मच इम्प्रूविंग, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स जो भी गैप है वो कवर हो जाएगा। और मुझे तो कभी कभी मन करता है कि मैं कोई रूरल एरिया में ही अपना घर बना लूं, बिकॉज फैसिलिटीज इतने ज्यादा अच्छा हो गए हैं वहाँ पे। प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे मिलता है। द विलेजेस ऑफ इंडिया आर ब्यूटीफुल। सो मतलब बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। इससे पता लग रहा है कि आपने घर बनाने का ही मन बना लिया, तो इससे पता लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव डेफिनेटली चेंज आया है बहुत बहुत ही इन द सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, जैसे अभी हम लोग जल जीवन मिशन पे काम कर रहे हैं, तो कई सारे ऐसे स्कूले हैं जो जो बॉर्डर पे है, जहाँ पे बिकॉज ऑफ रॉकी काइंड ऑफ ग्राउंड वहाँ नहीं है, तो सरकार वहाँ के लिए स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है कि वहाँ के स्कूल के बच्चे को क्यों नहीं पानी मिलेगा, वहाँ पे भी उसको पानी मिलेगा। वहाँ पे भी उसका जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है कि 28 टीचर्स पे या इतने स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, तो वहाँ तक भी इट इज इंश्योर्ड। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। तो आपको क्या लगता है कि एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज यू आर अ सोशल सर्वेंट एंड यू, मतलब आपका माइंडसेट ही था इस तरीके, आपको क्या लगा कि क्योंकि आपने वुमेन्स ओरिएंटेड काम भी किया है, अभी आप जल विभाग में भी काम कर रहे हैं और इस तरीके से काम आप करते आ रहे हैं, what kind of changes you personally made in the society? क्योंकि होता है ना, जब आप निकलते होंगे तो लोगों की उम्मीद भरी नजरें और भी अच्छी हो जाती होंगी और उम्मीद से आपको लोग देखते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक पॉजिटिव चेंज आप इंडिविजुअल एक सोसाइटी में ला पाई, वेदर इट्स अ रूरल एरिया और एन अर्बन एरिया? हम आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। हाँ, मैं नहीं बोलूंगी इंडिविजुअली, बिकॉज मेरे साथ हमेशा टीम्स रहे हैं। इट इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट, स्पेशली जब सिविल सर्विस में, पब्लिक सर्विस में एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है, उसके साथ वो टीम रहती है, और उसको फिर सपोर्ट भी चाहिए विद द पीपल, विद योर सीनियर्स एंड विद द टीम दैट यू आर वर्किंग विद। बट जैसे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चेंज, दो लेवल पे मैं बोलना चाहूंगी। एक तो है कि जो भी आदमी हमारे पास आता है, पब्लिक का कोई आदमी या पब्लिक का कोई ग्रीवेंस जब हमारे पास आता है, तो एक चीज हम बोल सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस एंड विद अ क्लियर कॉन्शियंस कि हमारी तरफ से, मेरी टीम के तरफ से हमेशा वो एफर्ट रहती है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरी सबसे मेमोरेबल अगर कोई मैं चीज बोलूँ कि आईएएस में क्या है, वो वही है कि हर दिन मेरे पास जो पब्लिक का आदमी आता है या जो ईमेल आता है एक प्रॉब्लम को लेके, the moment I'm able to solve that problem, because I'm an engineer, engineers are problem solvers, तो जैसे ही वो होता है, because हर एक को आप, मतलब इवन इफ अगर दिन भर में 4-5 लोगों का भी आप, दिन भर में हमारे पास 30-40 लोग भी आ जाते हैं, उसमें से अगर आप 10-15 का भी कर पाते हो काम, और बाकी लोगों को भी आप एक गाइडेंस दे देते हो कि ये इस वजह से नहीं हो सकता, आप ऐसे ऐसे ट्राई कीजिए, तो आई फील दैट इज चेंजिंग द लाइव्स ऑफ मेनी। ये एक वन एरिया ऑफ वर्क। और दूसरा है कि कई इनोवेशंस हमने किए हैं
मैं जहाँ जहाँ भी कलेक्टर रही हूँ तो कई इनोवेशंस हमने किए हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इन इनोवेशंस को उनके सामने भी ये मुझे मौका मिला था प्रेजेंट करने के लिए, या हमको कई अवार्ड्स भी इसके लिए मिले हैं, जैसे पोषण क्लब्स है कि हर एक स्कूल में हमने क्लब्स शुरू किए हैं। फिर मिशन विद्या शक्ति है कि एक पूरा एक ब्लॉक हमने लिया था और जो एडल्ट महिलाएं हैं उनको फुल्ली साक्षर हमने बनाया था। ग्रीन टेक्नोलॉजीज है, ग्रीन ग्वालपारा है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना, तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हम अपने लेवल पे करते रहते हैं। अभी करंटली मैं जस्ट आ रही हूँ कि हम लोगों का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो मशरूम है, तो कैसे महिलाओं को मशरूम कल्टीवेशन में लाया जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरीके से, एक तो जो सरकारी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन है वो अगर आप पूरे निष्ठा से आप करो, और दूसरा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिखे उसके लिए कुछ अगर इनोवेटिव तरीके से आप उसका उपाय सोचो, तो यू कैन रियली कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग इन बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट की आप उसके ऊपर वर्कआउट करती हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वर्कआउट किया है। तो ये जो वर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट, क्या इस क्योंकि आपने रूरल एरिया में काम किया है, यू आर अ एम्पावर्ड वुमेन एंड यू आर डीलिंग विद अ वेरी एम्पावर्ड वुमेन्स टू, जो आपके लीडर आपके उस टीम में भी होंगे डेफिनेटली। तो क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक्चुअल में जरूरत है, और कितना जरूरी है वुमेन को इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली, सोशली एंड हर तरीके से फिजिकली इंडिपेंडेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है? एंड द वर्ड वुमेन एम्पावरमेंट को जितना हम वुमेन्स डे पे या नवरात्रों में इसका डिस्कशन करते हैं, क्या इसके डिस्कशन की जरूरत है, क्या इसके वर्कआउट की जरूरत है, या इट इज ओवर, मतलब वुमेन एम्पावर्ड हो चुकी हैं? वुमेन मतलब एक तो ये है, जब आप बोल रही थी तो एक बात मेरे दिमाग में आया था कि ये महिलाओं के लिए ही नहीं है, कोई भी जो अडल्ट है जो जिसकी वंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, तो हर किसी को वो एक ये रहना चाहिए दिमाग में दैट आई शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा तभी आप एज अ पर्सन यू कैन ग्रो। अगर आप यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फिनेंसेस फॉर एनीबडी एल्स, तो बेसिक एक डिपेंडेंसी रह जाती है। तो आज के दुनिया में आई फील एनी अडल्ट, एनी पर्सन, वंस यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन, यू शुड हैव सम एवेन्यू ऑफ इनकम जो कि आपको वो इंडिपेंडेंस देता है। और महिलाओं के केस में ये ज्यादा है बिकॉज मोस्टली महिलाओं को मतलब कई बार ग्रामीण एरियाज में या जनरली हम लोगों की सोसाइटी जो है वो इट डज नॉट रियली डिस्करेज वुमेन फ्रॉम नॉट वर्किंग। वो होता है कि हाँ शादी कर लिया अपना, यू लुक आफ्टर योर फैमिली एंड दैट शुड बी फाइन, बट एट द सेम टाइम आई फील कि यू शुड हैव सम एवेन्यू ऑफ योर ओन इनकम। उसी से आप आप एक मेंटली आपको वो स्पेस मिलता है, कुछ अपना जो एक ग्रोथ है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन डू। एंड नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों की वुमेन एम्पावर हो चुकी है। हाँ, पहले से स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। कई सारे स्कीम्स है जो महिलाओं से ही रिलेटेड है। सरकार ऐसी सुविधाएं महिलाओं को दे रही है, जैसे हाउस होल्ड्स है तो विमेन के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घरे जो है इट इज इन द नेम ऑफ द वुमेन। कई सारे स्कीम्स है विच आर ओनली अवेलेबल टू वुमेन। बट अभी भी हम लोगों की सोसाइटल लेवल पे जो थिंकिंग है अभी भी बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग की ज़रूरत है कि हम लोग अपनी जो बेटियां हैं उनको और सक्षम बना पाए। वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। And I must say your daughter is so blessed that she has the very empowered lady in her house. तो वो उसके लिए सामने ही हीरोइन है, और उसके लिए सामने ही एग्जाम्पल है कि हाउ टू एम्पावरमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे मैम। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो लीडरशिप पोजीशन होती है, जिसमें जो लीडर्स होते हैं, जो आप हैं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाता है लीडर का। तो जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, अगर किसी को भी लीडरशिप पोजीशन में जाना है या लीडरशिप पोजीशन को अटेन करना है, तो क्या क्या बातों को आप कहते हैं ना, प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं बीइंग अ लीडर। और क्योंकि जिम्मेदारी बहुत होती है, हम आप ही को देखते हैं बीइंग अ लीडर, तो क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स है बीइंग अ लीडर, और कितनी जिम्मेदारी होती है, कितना कई बार बर्डनसम हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस द वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ बैलेंस, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो एक लीडरशिप के लिए
क्या क्या तैयारियां करनी होती है, हम वो जानना चाहेंगे। अगर if anybody that has read psychology या कोई ऐसे psychology related अगर आपने पढ़ी होगी तो शायद ये बात आपको या जो हमारे अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये आइडिया लगेगा कि there are a number of leadership styles। तो किसी एक के लिए ऐसा नहीं है कि this style is suited for you, ऐसा कभी नहीं होता कि ये एक स्टाइल अच्छा है। लीडरशिप स्टाइल आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी के साथ जो मैच करे और साथ ही में आपके माहौल के साथ जो मैच करे। हो सकता है किसी किसी माहौल में आपको कोई एक तरीके की लीडरशिप स्टाइल अपनानी होगी और कोई दूसरे माहौल में यू मे हैव टू फॉलो अ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। तो आपकी जो योर प्रिपेयर्डनेस, अगर आप, क्योंकि आपने प्रिपेयर्डनेस की बात कही है, तो एक प्रिपेयर्डनेस तो यही है कि ये असेस करना कि अभी इस स्थिति में इस माहौल में ये अगर प्रॉब्लम है तो किस स्टाइल से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है कि कोई जब इमरजेंसी आ जाती है, जनरली मेरी स्टाइल थोड़ी सी आई एम अ बिट ऑथोरिटेरियन की मैं बोल देती हूँ कि करना है, ये होना है। बट मैंने देखा है कि कभी कोई इमरजेंसी अगर हो, जैसे फ्लड्स आ गया, फ्लैश फ्लड्स आ गए, कोई टाइम बाउंड हो, तो तब मैंने देखा है कि ऐसा यू हैव टू चेंज योर स्टाइल अ बिट, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो टीम है दे आर ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कि वो लोग स्ट्रेस्ड आउट है कि ऐसा हो गया, अब क्या होगा। तब आपको एक बॉस के जगह पे यू ऑल्सो हैव टू बी अ फैसिलिटेटर, कि हाँ ऐसा है आप कर लोगे। उनको एनकरेज करना होगा कि घबराओ मत, ये हो जाएगा, इसको ऐसे करो, उनके प्रॉब्लम्स। और मुझे लगता है एज अ लीडर, एंड दैट इज हाउ आई एम, मैं हमेशा इस पे नहीं क्लोज करती हूँ कि ये करके मुझे दे दो। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आपके जो प्रॉब्लम्स है आ जाइए, वो डिस्कस करते हैं। कभी अगर मुझे लगता है, होता है ये भी होता है कि कोई बहाना बना रहा हो, तो अगर मुझे लगता है कि वैसा है तो देन आई विल टेल हिम कि नहीं, ये इसको आप मतलब फिर कि जैसे कोई बोलेगा कि मैडम इस वजह से नहीं होगा, तो मैं पूछूंगी कि देखो 100 लोग हैं, 100 में से ये प्रॉब्लम किनको होगा, हो सकता है एक दो को, बट साथ ही में उनके प्रॉब्लम्स भी सुनना जरूरी है। बिकॉज हो सकता है कोई ऐसे इश्यूज हो जो एक उनके लेवल पे अकेला वो नहीं सॉल्व कर पा रहा हो, बट एज अ टीम वी आर एबल टू सॉल्व। तो योर एम शुड बी, इन टूडेज वर्ल्ड योर एम हैज टू बी टू solve the problem at hand and to also bring up your team so that उनकी भी abilities बढ़े and they become better able to um, what do you call it, to perform and to achieve the targets at hand। ओके, जनरली मैम हमारे सेशंस में बात किया है, जो भी लीडरशिप पोजीशन में वुमेन्स रही हैं, उन्होंने अक्सर ये बात को एक्सेप्ट किया है कि बीइंग अ लीडर मींस वुमेन लीडर, एक्सेप्टेंस मुश्किल हो जाती है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में। तो क्या ये सही है आपकी नजर में भी कि बीइंग अ वुमेन, अगर कोई वुमेन लीडरशिप पोजीशन पे और अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचती है तो आज भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा, कहते हैं ना, संकुचाती है या थोड़ा सा बचती है कि वुमेन्स आर नॉट अ गुड लीडर्स? या आई वुड से दैट ये मे बी लास्ट माइल पे नहीं है। लास्ट माइल अगर आप जनता के पास जाएंगे या जो फाइनल आपके बेनिफिशियरी है वहां नहीं होगा, पर बीच के जो इंटरमीडिएट लेवल से उसमें कई सारे लोग ऐसे होंगे जो एक तो एक ईगो का इशू हो सकता है, एंड समटाइम्स इट इज आल्सो दैट विमेन जनरली टेंड टू बी लेस करप्ट। तो जो चल रहा होगा आपके उसमें यू विल नॉट उसके साथ आप मिल नहीं सकते हो, जो ऑलरेडी करप्ट प्रैक्टिसेस है। तो अगर जब फिर आप उसको रोकने लगते हो तो दैट इज अनदर रीजन कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन, जितनी मेरी डीलिंग्स रही है, कि वुमेन आर ब्रॉडली करप्शन लेवल्स कम है, सिंसियरिटी ज्यादा है। तो एक वो भी रीजन है, एक पर्सनालिटी फैक्टर आ जाती है। बट या इट इज सो, एंड उसमें भी वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ डू यू सर्वाइव थ्रू ऑल दैट एंड परफॉर्म। और कभी कभी आपको स्ट्रेटेजिकली देखना होता है, एंड एट द सेम टाइम कभी कभी यू हैव टू गिव इट बैक ऑल्सो, बिकॉज हमेशा तो आप रिसीविंग एंड में भी नहीं रह सकते हो। सो माई एडवाइस वुड बी कि जज द सिचुएशन एंड ट्राई टू एड्रेस द इशू कि जैसे बेस्ट आप कर सकते हो, और जो आपका कॉन्शियंस अलाउ कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर आंसरेबल ओनली टू योरसेल्फ।
तो ऐसा नहीं है कि बाहर के प्रेशर की वजह से आप कुछ कर रहे हैं, तो जो फाइनली आपका कॉन्शियस अलाउ कर रहा है वही कीजिए। और ये प्रॉब्लम्स जैसे मैंने कहा है कि ये है, एज अ वुमेन लीडर डेफिनेटली यू नो यू स्टिल हैव अ टफर टास्क देन योर मेल कोलीग्स, बट आई एम श्योर कि पहले जैसे मेरी नानी के टाइम पे, मेरी मदर के टाइम पे जैसी चीजें थी, उससे अब चीजें काफी बेटर भी हो गई है। एंड थैंक्स टू यू कि आप इसके अंदर और भी अच्छे पॉजिटिव चेंज ला रही है, ताकि अपकमिंग जनरेशन को थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो मैम एक चीज और हम बात करना चाहेंगे कि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर था और ये जो आपका अभी सेक्टर है, उसमें क्या बेसिक चेंजेस आप देखती हैं? क्योंकि वो भी आपका एक अच्छा अमाउंट आपको दे रहा था, अच्छी रिस्पेक्ट, और जिस तरीके से आपने बताया कैबिन और सब कुछ था, तो एक लीडरशिप पोजीशन वहां पर भी थी। और यहाँ पर क्या वर्किंग स्टाइल चेंज हुआ है, और ताकि जो युवा है वो उनको एक आइडिया लग सके, इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर जंप फॉर, क्योंकि अभी 12th के रिजल्ट आ रहे हैं तो दोनों चीजें क्लियर हो जाए कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर की लाइफस्टाइल कैसी होती है, क्या चैलेंजेस उसमें है और क्या बेनिफिट उसमें है, और आईएएस की जो जर्नी है या कोई भी सिविल सर्वेंट है उनके लिए क्या बेनिफिट है और क्या क्या चैलेंजेस है। कॉर्पोरेट सेक्टर में पहले जो मुझे लगता था कि यू नो वर्क आवर्स वुड बी मोर, ज्यादा काम होगा, ये होगा, बट अभी मैंने जो देखा ऐसा नहीं है। बिकॉज मैं अपने कोलीग्स को देखती हूँ, आईआईटी के जो मेरे कलीग्स है वो भी अभी काफी सीनियर पोजीशंस पे पहुंच गए हैं। तो जनरली मुझे लगता है कि उनसे तो बहुत ज्यादा बिजी मैं हूँ। बट आईएएस या सिविल सर्विस में ये है कि आपकी एक शेल्डर्ड लाइफ व्यू नहीं रहती है। आप बहुत मतलब यू डेवलप अ वेरी ब्रॉड व्यू ऑफ थिंग्स। पर्टिकुलरली आईएएस में आपका जो है, अब सोसाइटी के जो भी, और आईपीएस में भी है कि सोसाइटी के जो जो अगलीनेस है, जो ये है, एकदम हर एक चीज बहुत ज्यादा क्लोजली आप देख लेते हो, विच आई फील कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है थोड़ा सा शेल्डर्ड उनका रहता है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में वो लोग कर रहे हैं। हो सकता है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया दे आर ऑल्सो सीइंग इट, but here it is very direct. You see a broader world view, and in my case, I have never regretted my decision. मुझे लगता है कि as a person, as an officer, जो मेरी ग्रोथ इस सर्विस में हुई है, मेरी जर्नी मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत इजी रही है, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि आई विल जस्ट गिव इन टू थिंग्स। आई एम अ फाइटर, आई फाइट बैक। So I would not say my journey has been very easy, and lot of times you know the people against you वो अटैक आपको सीधा नहीं करेंगे, वो कहीं और अलग डायरेक्शन से दे अटैक यू। सो इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, हाउ यू आर। और ऐसा भी नहीं है कि कॉर्पोरेट में रह के सोशल सर्विस नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे मेरी जो कोलीग्स है आईआईटी बॉम्बे के, जो मेरे साथ के हैं, कई लोग सामने आए, वो बोले कि वरनाली तुम्हारे यहाँ अगर ये चीज की जरूरत है, विल प्रोवाइड। सो लॉट ऑफ देम केम फॉरवर्ड, दे गेव अस लॉट ऑफ यू नो हेल्प, ऑक्सीजन के केस में हो, क्या के केस में हो। सो ऐसा नहीं है कि बीइंग इन द सोशल सर्विस यू कैन नॉट सर्व योर कंट्री एंड योर नेशन, but being a civil servant you are able to do it in a better way, and you are probably in closer touch with the ground reality and with the last mile. ओके तो मैम हम आपके लाइफ का कुछ ऐसा इंसिडेंट जानना चाहेंगे जो आपके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि यू आर अ फाइटर और सेटिस्फैक्शन आपको मिलना मुश्किल है, वो उन्हीं के लिए मुश्किल है जो कि लाइफ में कुछ अलग अलग करना चाहते हैं। तो आपको क्या आपके हिसाब से आपकी लाइफ का कौन सा टर्निंग पॉइंट था, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें जो आपको अफेक्ट किया हो, वेदर इट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें। एक्चुअली ना मीनाक्षी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, तो मुझे वो लास्ट वाला पार्ट ही सुनाई दिया। यू आर आस्किंग फॉर सम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, क्या ये? कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ जी, यस मैम, यही क्वेश्चन था कि हाँ, अगर हम आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात करें तो कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप अपनी लाइफ में मानते हैं इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, और उसको आप मानती हैं कि आपके लिए लर्निंग फेज था, या आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी चेंजेस ला पाए आपकी पर्सनल लाइफ, मतलब आपके अंदर एक चेंज ला पाए आप। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने कभी खुद से भी ये नहीं सवाल किया है। मैं, हाँ, मतलब इफ यू यू नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की जो चेंज अगर किसी इंसिडेंट ने मुझे किया है,
तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगी कि हर एक जो नेगेटिव इंसिडेंट या हर एक जो चैलेंज, हर एक जो ऐसी कोई चैलेंजिंग इंसिडेंट, सम स्ट्रगल दैट आई हैव फेस, तो हर एक वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रही है और मेरे लिए वो अच्छा ही रहा है. एज एन ऑफिसर आई हैव ग्रोन अ लॉट. कि कभी भी इफ आई हैव फेस सम चैलेंज, सम स्ट्रगल, तो फिर उसके बाद मैं अपना स्ट्रैटेजी रीअसेस कर लेती हूँ, मैं रिकूप करती हूँ, मैं हर एक चीज को एनालाइज करके कि इसको बेटर मैं कैसे कर सकती हूँ. तो एवरी चैलेंज इन माई लाइफ हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट, has been a great learning as an officer, and I have grown tremendously as an officer with every such challenge. But उसमें problem ये रहती है कि as a person you tend to struggle, because when there is some challenge, when there is a this thing, you really see the ugliness that is out there. Maybe जो last mile है वहाँ पे नहीं, but कोई ऐसे vested interest groups होते हैं जो they try to cause you harm. So you see that ugliness and then you challenge as a person to retain that positivity, retain that passion. तो वो आपको है कि how after seeing all this also you are able to retain. तो ऐसे कई इंसिडेंट्स आते हैं मन में, बट आई वुड नॉट से एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट, बट माय टेक अवे एंड माय एडवाइस फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज दैट कभी भी आपके लाइफ में कोई चैलेंजिंग इंसिडेंट हो या कोई एक चैलेंजिंग पीरियड हो, so always keep in mind that these are all temporary. You never get bogged down. कि कई बार मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं किसी some colleague who is some female colleague who has worked with me before कि ऐसा है, and this is the advice that I always give कि tough times don't last, tough persons do. तो जो भी आपको आज के डेट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता होगा कि you cannot overcome this, but it is just temporary. 1 साल बाद 2 साल बाद वही चीज आपको लगेगा कि अरे यार ये तो क्या था. So I would not say one incident, but yeah, number of incidents have happened which have helped me grow as an officer at least. ओके मैम, 2-3 क्वेश्चन और लेंगे हम आपसे. एक होगा कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत ही हेक्टिक है, क्योंकि हम अभी भी आपने जैसे बताया 2-3 आवर की स्लीप है, उसमें इतना रूरल एरिया से भी डील करना है. समटाइम आपने जिस तरह बताया कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में भी आपको डील करना है, तो उसमें एक अनलर्निंग की प्रोसेस होती है कि आप डिटैचमेंट मोड पे रहो ताकि आपका जो सेल्फ लव वाला एरिया है या आप अपने आप को पर्सनली इमोशनली हार्म नहीं करें. तो हाउ यू वर्क ऑन दैट एंड व्हाट स्ट्रैटेजी यू फॉलो कि वो अनलर्निंग वाली प्रोसेस है, क्योंकि वही चीज वही आप घर पे लेके जाते हैं, वही आप पर्सनली पूरे दिन सोचते हैं. तो ये जो चीजें है ना अनलर्निंग की, वो आप कैसे फॉलो करती हैं ताकि हम भी बहुत कुछ सीख सकें? एक तो है कि अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो योर किड्स हैव ऑलवेज दे हैव टू बी प्रायोरिटी, बिकॉज उनके लिए तो आप वही, आप मतलब आप उनकी दुनिया तो आप ही है. एंड तो वंस आई बिकेम अ मदर, वन थिंग आई डिसाइडेड इज दैट मेरे ऑफिस पहले था कि मैं जब कॉर्पोरेट सेक्टर में थी तो ऑफिस में कुछ हो गया आई वुड टेक इट होम, बट अब नहीं है. ऑफिस का जो काम है आई डू दैट वर्क. उसके बाद कुछ अगर जैसे पॉजिटिव चिंताएं करनी है कि ऐसा है तो हाउ डू वी डू इट इन अ गुड वे, दोस थॉट्स आई कीप इन माइंड. बट अगर कोई नेगेटिविटी है या अगर कोई इश्यूज है, आई ट्राई टू नॉट गेट बॉग्ड डाउन विद दैट एट होम. और सेल्फ लव जैसे आपने बोला है वो जरूरी है. मेरे केस में आई वर्कआउट, क्योंकि जब व्हेन आई हैड माय बेबी मेरा वेट काफी बढ़ गया था. आई रीच 90 kgs. उसके बाद थ्रू रनिंग, थ्रू वर्कआउट, आई हैव ब्रॉट इट डाउन टू 64 kgs. एंड आई हैव सीन कि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि आई डिड नॉट वर्क आउट for 2-3 days. So it doesn't help you when you're working out, when you're exercising, you feel much healthier. So you can do that, or you can think of some activity जो कि आप जैसे जिस पीरियड में मैं वर्कआउट करती हूँ उसी टाइम पे मैंने थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देख लिया, टीवी देख लिया 1 घंटा. That is one thing. And another thing very important is that आपकी फैमिली में या कोई फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे लोग होने चाहिए जो आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हो, एंड दे आर सपोर्टिंग यू. यू नीड सम पीपल दैट यू कैन टॉक टू, who can tell you at the end of the day that it is fine. It may be अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, you are lucky. If not, you should find some friends and stay away from toxicity. जितना जहाँ तक हो सके just stay away from toxic people. अगर आपके ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट में ऐसा है तो that you cannot avoid because that is a part of your job. But उसके अलावा जो भी आपको अपना टाइम मिलता है, you should always
try to stay away from toxicity because you are not responsible. कोई insecure है, कोई jealous है, कोई envious है, you are, you know, that is not your problem. So find that support group and support each other as women, as human beings. Okay. बहुत ही सिंपल गेट वेरी वैल्यूएबल एडवाइस आपकी तरफ से मिली हमें, तो उसके लिए थैंक यू मैम। अगर हम बात करें दैट यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर, तो उस मतलब अगर हम आपकी बेटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीइंग अ मदर कैसे आप उसको अपग्रेडिंग के लिए काम करती हैं, या किस तरीके से आप वर्क लाइफ बैलेंस देखती हैं? क्योंकि अभी तो आप उसके लिए आप ही रोल मॉडल होंगी बीइंग, क्योंकि एक होता है कि बेटी अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखती है, और जब वो एक एम्पावर्ड वुमेन अपने ही घर पे देखती है तो उसके लिए भी उस तरीके से ग्रोइंग थोड़ी इजी हो जाती है। तो आप अपनी बेटी के लिए पीस ऑफ एडवाइस हमेशा क्या रखती हैं उसकी अपब्रिंगिंग में, और आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बैलेंस करती हैं? क्योंकि जो मैं वर्किंग वुमेन्स के लिए अक्सर टफ होता है। अपने बेटी के केस में मैंने उसको हमेशा एक चीज कही है कि तुम अपना मतलब यू फिक्स योर ओन गोल्स एंड प्रायोरिटीज इन लाइफ। वो तुमको फ्रीडम है, यू फिक्स इट अप। तुमको अगर ये ठीक लगता है ये कर लो, वो कर लो। और कभी अगर मुझे लगता है कि वो ये चीज ठीक नहीं कर रही है तो मैं उसको बोल देती हूँ। उसका नाम वेदिका है। तब मैं बोल देती हूँ कि नहीं, आई थिंक दिस इज बेटर। तो अब बड़ी होती जा रही है तो अनदर थिंग इज दैट योर पेरेंटिंग स्टाइल हैज टू चेंज। जो 2 साल के बच्चे के साथ जो आपकी स्टाइल होगी, अब नाउ शी इज 11 years old, तो थोड़ा सा फिर चेंज हो जाता है। ग्रेजुअली शी विल गो इनटू टीनेज, तो दैट एडाप्टेशन यू हैव टू डू इट। बट व्हाट आई फील इज दैट हर एक पेरेंट को वो बच्चे को फैसिलिटेट करना जरूरी है। आज की जो जनरेशन है वो कई बार अवेयर रहता है, दे नो वेरी वेल व्हाट इज इट दैट दे वुड लाइक टू डू विद देयर लाइव्स। Your role as a parent is to facilitate, not criticize, and at the same time you need to keep a close watch also कि वो ठीक मतलब things are okay with them. Sometimes there is some issue, like my daughter had some problem in her class and she's very sensitive, तो वो भी आपके उनके जो बच्चों का mood है वो थोड़ा सा you need to be, and as a parent वो हो जाता है। It is not that if you give them, if you pay that attention to their body language, you realize कि is she okay, is she not. एंड सेकेंडली मतलब कुछ चीजें आई ट्राई टू यू नो एनकरेज हर टू डू, कि जैसे अभी उसको टाइक्वांडो मैंने लगा रखी है, तो कभी कभी उसका जैसे शी हैज दिस बॉडी एक्स, बोलती है क्यों जरूरी है मम्मा। तो देन आई से कि यू नो फॉर योर ओन सेल्फ डिफेंस, एंड देन आई रीजन इट आउट विद हर and then she understands. So our role as parents in this generation, I think primarily is to facilitate कि उनको कुछ अगर करना है उसके लिए how you can help, how you can scaffold that thing. And if you feel somewhere they are facing some problem or somewhere they are going wrong, you have to step in and also you know reason it out with them कि this is not how it is, this is how for them, because all said and done जितना भी वो दिखाए वो matured हो चुके हैं, वो है तो बच्चे until they have you know finished their studies, and you know until even today for my parents I am a kid. अभी भी कई बार I go to my parents with my problems, so it is a never ending process. You will be a parent till you know till you are a parent. वेरी ट्रू। और मैम जाते जाते गुरु देश के पेज पे बीइंग अ गुरु, बीइंग अ वेरी एम्पावर्ड वुमेन, और बीइंग अ वेरी इन अ वेरी लीडरशिप एंड अ वेरी चेंजिंग पोजीशन, जो आप सोसाइटी में बहुत अच्छा चेंज लाती हैं, आपका क्या उपदेश रहेगा सभी के लिए जो भी है, वेदर इट्स अपकमिंग जनरेशन या वर्किंग या वुमेन्स, और जो भी है जो ये अपनी लाइफ की छोटे छोटे बड़े बड़े स्ट्रगल से जो भी फाइट कर रहा है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से आप हमें क्या उपदेश देना चाहेंगे? कि हमेशा एक पॉजिटिव विजन रखिएगा। आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो पॉजिटिव होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। और बॉटम लाइन यही है कि यू नो यू शुड हैव अ क्लियर कॉन्शियंस, क्योंकि अल्टीमेटली आप आंसरेबल सिर्फ अपने आप से ही है एंड अपने भगवान से है। सो ऑलवेज हैव अ क्लियर कॉन्शियंस, फॉरवर्ड लुकिंग सेट ऑफ वैल्यूज, एंड डू योर बेस्ट। इफ यू फील दैट यू हैव डन योर बेस्ट, you will get a good night's sleep.
ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आपका वो हमेशा अपग्रेडिंग स्किल रहता है या अपग्रेडिंग अपने आप को रहता है, एंड यू आर अ क्लासिकल सिंगर टू, सो डू यू वांट टू परस्यू समहाउ अ करियर इन द क्लासिकल सिंगिंग, और नेक्स्ट इज व्हाट? क्योंकि आप सेटिस्फैक्शन वाले मूड पे तो होती नहीं है, तो नेक्स्ट इज व्हाट? I don't know. I've been asked this question. तो कई सारी चीजें चल रहे हैं, जैसे I wrote a chapter in a book which was published. So I'm working on some book ideas. उसके बाद पढ़ाई भी मेरी चलती रहती है. I generally, because I tend to study, तो I generally take up some course. वो भी है, and classical singing of course never seriously thought about it, but ये भी idea मुझे किसी ने बताया था कि you can write articles on that. तो ये सारा ही चलता रहता है, because I tend to get bored. तो मुझे लगता है कि I cannot be just comfortable doing this. तो let's see क्या what next comes, and I'm sure कि with all your encouragements and support और अच्छे मतलब कई और initiatives हम लोग करेंगे, and Definitely, ma'am. And as you are a fighter and you are always upgrading yourself, तो फिर यही एटीट्यूड हम सबको भी मुझे लगता है सीखना चाहिए। और आई मस्ट से कि आपको क्लासिकल सिंगिंग में भी अपनी आवाज से कुछ अच्छा जादू वहां पर भी बिखेरना चाहिए, जिससे वो भी एक सेक्टर फ्लरिश हो सके और एक पॉजिटिव और अच्छा सिंगर हमारी सोसाइटी में आ सके। तो होपफुली वो भी बहुत जल्दी आप करेंगी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम, sharing your experiences, sharing all your challenges और various sectors, leadership, जितनी भी हमने बात करी उन सभी के ऊपर अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। thank you so much. Thank you. थैंक यू, All the थैंक best यू to सो you. मच All the मैम। best to you, Meenakshi. Thank you.